नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान पासवर्ड में। दोस्तों यहाँ हम नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक की डीप एनालिसिस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ शी जिनपिंग कंट्रोल हिज पार्टी एंड नेशन, थ्री फोल्ड स्ट्रेटजी टू कंटेन नेशन अंडर जियो पॉलिटिक्स। यहाँ पे जो दोस्तों हमने जियो पॉलिटिक्स वर्ड का यूज किया है, ये वो वाला जियो पॉलिटिक्स नहीं है, ये है शी जिनपिंग के अंडर जो पॉलिटिक्स हो रही है उस टाइप का जियो पॉलिटिक्स। तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, देखेंगे हम चाइना बिफोर शी जिनपिंग। शी जिनपिंग की गवर्नमेंट में आने के पहले चाइना की क्या कंडीशन थी। बाय द टाइम शी जिनपिंग वाज अपॉइंटेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट होता है। अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर हम बताएंगे आपको, अभी हम लास्ट में एक चर्चा करेंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें बताएंगे। शी जिनपिंग जब अपॉइंट हुए उसके पहले क्या कंडीशन थी, तो उसके लिए हमको कहीं ना कहीं चाइना की हिस्ट्री में जाना होगा। ये पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। एक तो शी जिनपिंग के पहले चाइना क्या कंडीशन थी, शी जिनपिंग जब पावर में आए उसके बाद क्या उन्होंने किया, कंट्रोल करना जब स्टार्ट किया तो क्या क्या रीजन थे कंट्रोल करने के, शी जिनपिंग ने क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई कंट्रोल करने की। ये तीनों स्ट्रेटजी हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चाइना बिफोर शी जिनपिंग। शी जिनपिंग के पहले चाइना क्या था। मॉडर्न चाइना स्टार्ट फ्रॉम 1912 नेम्ड एज रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर sun Yat-sen। 1912 से रिपब्लिक ऑफ चाइना मॉडर्न चाइना का उदय माना जाता है। चाइना में एक ही आइडियोलॉजी उस टाइम पे प्रिवेल करती थी, मेन थी कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी। लेकिन बाय द टाइम वहाँ पे एक नेशनलिस्ट ब्लॉक भी उभर के आने लगा, क्योंकि उस टाइम तक बहुत सारे वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ में क्रांति होकर के वहाँ से कॉलोनियल व्यवस्था हटाई जा रही थी और धीरे धीरे लोगों के अंदर एक कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही थी कि डेमोक्रेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है और क्यों कोई एक आदमी आके हम पे रूल करके और हमारा शोषण करके चला जाए। तो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी भी आई। कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बीच में हमेशा एक तकरार बनी रहती थी। नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ चियांग काई शेक। चियांग काई शेक ने जब sun Yat-sen 1925 में इनकी डेथ हो गई sun Yat-sen की, तो चियांग काई शेक ने पूरे चाइना का कमांड अपने हाथ में ले लिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जो कम्युनिस्ट लोग थे उन्होंने माओ जेडोंग की हेल्प लेके अपना कंट्रोल फिर से इस्टेब्लिश कर लिया। बाय द टाइम 1945 में जब वर्ल्ड वार द्वितीय चल रहा था, उस टाइम पे जब जापान ने चाइना पे कंट्रोल कर रखा था, चाइना का बहुत सारा हिस्सा जापान ने इन्वेड कर रखा था और अमेरिका ने सब्सिक्वेंटली उन पे जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बॉम्ब गिराए, न्यूक्लियर बॉम्ब। उसके बाद जापान की सेना ने हर जगह सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया। उसी के रिजल्ट के फलस्वरूप चाइना में भी जापानी सेना ने हथियार डाल दिए और इन्होंने अपना जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में जो ये गवर्नमेंट थी, इन्होंने चाइना पे दोबारा से अपना कब्जा कर लिया। लेकिन उसके बाद होता क्या है, 2 आइडियोलॉजी आमने सामने आ जाती हैं। 1949 तक इनके बीच में सिविल वार चलता रहा और 1949 में जब नेशनलिस्ट पार्टी की हार होने लगी और कम्युनिस्ट पार्टी ने पब्लिक को बहुत बड़े बड़े वादे किए कि हम आपको उस आइडियोलॉजी से बचाएंगे जहाँ पे कैपिटलिस्ट लोग आगे बढ़ते हैं और वर्किंग पॉपुलेशन जो है हमेशा पीछे रहती है, तो लोगों ने भी इनका साथ दिया। इस तरह से नेशनलिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी वहाँ पे चाइना में फेल हो गई और 1949 में इन्होंने अपने आप को वापस कर लिया, ताइवान में चले गए। आज की डेट में चाइना ताइवान पे अपने कंट्रोल को क्लेम किया करता है, यही उसका बेस है। शी जिनपिंग ने अपना जो शासन एक्सेप्ट किया, हू जिनताओ से इन्होंने अपनी कमांड एक्सेप्ट की 2012 में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। शी जिनपिंग जब पावर में आए 2012 में सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंट हुए। जो चाइना का सेक्रेटरी जनरल होता है उसके हाथ में बहुत सारी पावर होती हैं। सबसे पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा लीडर माना जाता है, वो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है पूरे देश का और इंडस्ट्रीज सारी कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात,
कि जो चाइना की जो मिलिट्री है, PLI पीपल लिबरेशन PLA पीपल लिबरेशन आर्मी, उसकी होल एंड सोल कमांड होती है प्रेसिडेंट के हाथ में। उस टाइम तक चाइना ने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली थी, लेकिन रूट्स ऑफ करप्शन वर वेरी डीप इनसाइड। तो शी जिनपिंग ने सोचा कि जब उस टाइम पे एक और कंडीशन थी, पार्टी जो थी डिस्पर्स्ड थी और छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी। जो रूलिंग क्लास थी वो वर्किंग पॉपुलेशन से, ऑर्डिनरी पीपल से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं थी। उस टाइम पे शी जिनपिंग ने फील किया कि जो पार्टी की मोरल वैल्यूज़ हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं, इसलिए पार्टी को एक आइडियोलॉजिकल फ्रेम में बांधना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस टाइप की थिंकिंग आई कैसे शी जिनपिंग के दिमाग में? शी जिनपिंग ने कंट्रोल करने की सोची क्यों, इस चीज़ को हम देखेंगे। उसके पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं। इम्पेटस क्या थे कंट्रोल करने के, रीजन क्या थे कंट्रोल करने के, रीजन क्या थे? उन्होंने हाल ही में एक एग्जाम्पल देखा हुआ था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का ही जो सबसे बड़ा बेस माना जाता है सोवियत यूनियन, उसका डिक्लाइन हो गया। वो छोटे छोटे कई पार्ट में बढ़ गया और उसका मेन रीज़न था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वहाँ पे वीक हो गई थी। तो ये चीज़ उनके दिमाग में भी घर कर गई। उन्हें भी लगा कि उसी तरह से चाइना का हाल नहीं होना चाहिए, और उन्होंने लोगों को ये बताया कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी जो है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है हमारी कम्युनिस्ट एग्जिस्टेंस के लिए। दूसरी चीज़ थी जो सेंट्रल कंट्रोल उन्होंने बनाया, उसके पीछे दूसरा कारण उनकी पर्सनल एम्बिशन भी थी। वो स्टार्टिंग से ही राजा बनना चाहते थे। जैसे एक सेंस ऑफ पब्लिक सर्विस होता है, और ये होता है कि महत्वाकांक्षी होती है, जैसे सिकंदर की तरह की पूरे ब्रह्मांड का राजा बनना है। उसी तरह की कुछ ना कुछ उनके अंदर भी एक पर्सनल एम्बिशन थी। उसी के चलते उन्होंने ये सेंट्रल कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। अब उन्होंने क्या क्या तरीके अपनाए, कौन सी 3-fold स्ट्रेटजी थी उनकी, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे चाइना पे कंट्रोल कर लिया। 3 चीज़ों पे मेनली उन्होंने काम किया। पहला, उन्होंने आइडियोलॉजिकल बेस स्ट्रॉन्ग किया, रिस्टोरिंग आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी, कि भाई आइडियोलॉजी हमारी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है हमें उससे अलग नहीं हटना है। दूसरा, पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन और कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तीसरा, जो पार्टी के अंदर छोटे छोटे फ्रैगमेंटेड पावर ब्लॉक्स थे उनको ख़त्म करने की कोशिश की। पहले तो आइडियोलॉजिकल बेस बना दिया, उसके बाद पार्टी के अंदर डिसिप्लिन स्ट्रांग कर दिया, और जो छोटे छोटे पावर सेंटर थे उन सबको ख़त्म करके अपने हाथ में ले लिया। ये कैसे किया ये हम आगे देखते रहेंगे। शी जिनपिंग ने बोला कि पार्टी को लाइफ एंड डेथ की तरह देखा जाए। अगर आइडियोलॉजी आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझो कुछ नहीं कर पा रहे। पार्टी के लिए ही जीना, पार्टी के लिए ही मरना, यही उनकी आइडियोलॉजी थी। सॉरी गाइज। उन्होंने वेस्टर्न जो वैल्यूज़ थी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थी, उसको एक प्रिंसिपल थ्रेट की तरह एक्सेप्ट किया उन्होंने, और लोगों को यही बताया कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी से बच के रहना भाई। इसके लिए उन्होंने ये दिमाग लगाया कि अगर हम ऐसे लोगों को कन्विंस करेंगे तो लोग कन्विंस होने वाले तो हैं नहीं। तो उन्होंने एक लीगल डॉक्यूमेंट इस्टेब्लिश किया, डॉक्यूमेंट नंबर 9 के नाम से जाना जाता है, जिसका कि पूरा नाम ये था, कम्युनिक ऑन द करेंट स्टेट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्फीयर। अगस्त 2013 में वो एक डॉक्यूमेंट लाए जिसमें पूरी आइडियोलॉजिकल चीज़ों को इलेबरेट किया गया था, और उनका ये कहना था कि जितने भी पार्टी के 90 मिलियन मेंबर्स हैं सबको ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरली पढ़ना है, जिससे कि उनके अंदर एक आइडियोलॉजिकल ब्लॉक तैयार हो सके, बेस तैयार हो सके। अच्छा, दूसरा काम क्या किया उन्होंने? दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या किया कि पार्टी का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए डिसिप्लिन इस्टेब्लिश किया। अच्छा, इसको हम आपको एक बार बता देते हैं कि आइडियोलॉजिकल यूनिटी के अलावा डिसिप्लिन भी बहुत इम्पोर्टेंट था। क्यों था वो? क्योंकि अब चाहते थे लोगों से, उन्होंने अपील की कि आप अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को एक बार रिव्यू कीजिए और अलाइन कीजिए सोशियोलॉजिकल क्रेडो से,
जो सोशियोलॉजिकल आइडियोलॉजी है उससे अलाइन कर लीजिए ये, और नए नए रूल्स लाते रहे सो दैट पार्टी के लोग जो है, जो उनके अंदर जो पहले की एक पर्सनालिटी कल्चर था और वीआईपी कल्चर भी आने लग गया था, वो सब धीरे धीरे ख़त्म करने की इन्होंने कोशिश की। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी मेंबर्स जो हैं उनकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है, उनका जीना और मरना पार्टी के लिए है, पार्टी के लिए जीना मरना मीन्स कम्युनिटी के लिए जीना मरना। और सेम रूल उनकी फैमिलीज पे भी अप्लाई होता है, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। उन्होंने तीसरे नंबर पर जो काम किया वो इन्होंने किया जो छोटे छोटे पावर ब्लॉक्स थे उनको एलिमिनेट करने का। उन्होंने एंटी करप्शन कैंपेन चलाया। इसका 2 रीजन थे एंटी करप्शन कैंपेन चलाने का, कि एथिकल गवर्नेंस रिस्टोर करना चाहते थे, दूसरा अपनी पर्सनल पॉलिटिकल कंट्रोल को परमानेंटली सिक्योर करना चाहते थे। अब आपको बता दें एंटी करप्शन जो कैंपेन चलते हैं वो नए नहीं है। हर एक कंट्री में जब कोई भी नई गवर्नमेंट आती है तो वो चाहती है एंटी करप्शन कैंपेन चलाया जाए सो दैट जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी खामियां निकल के पब्लिक के सामने आए और पब्लिक जो है उन चीज़ों को नेक्स्ट इलेक्शन में उनको उस चीज़ का जवाब दे। लेकिन वो मोस्टली होता है फ्लाइज के लिए, प्रिटी करप्शन करने वालों के लिए। बट जो टाइगर्स हैं यानी कि हैवी करप्शन करने वाले लोग, वो हंट डाउन नहीं होते इन चीज़ों से। शी जिनपिंग ने यही दिमाग लगाया कि टाइगर एज ए थ्रेट बोथ टू द पार्टी एंड हिज पावर। बोले टाइगर्स तो जो बड़े बड़े करप्शन मेकर्स हैं वो उनकी पार्टी के लिए और उनकी पावर के लिए एक बड़ा थ्रेट है। इसीलिए शी जिनपिंग ने एक सिस्टमेटिक ढंग से इस चीज़ को एलिमिनेट करने की कोशिश की और इस तरह से पूरी पार्टी का कंट्रोल कर लिया। एक बार हम रिवाइज करेंगे कैसे उन्होंने किया। पहले नंबर पे उन्होंने आइडियोलॉजिकल बेस तैयार किया और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से लोगों को रूबरू करवाया। डॉक्यूमेंट नंबर 9 पूरे जितने भी 90 मिलियन थे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स, सबसे साइन करवाया, सबको पढ़वाया। दूसरे नंबर पे उन्होंने ये बता दिया कि कोई भी किसी की भी प्राइवेट और वो लाइफ नहीं है, ये रूल पार्टी मेंबर्स पे और पार्टी के फैमिली मेंबर्स सब पे लागू होता है। तीसरी चीज़ इन्होंने ये बता दिया कि एंटी करप्शन कैंपेन चलाया सो दैट जितने भी पावर ब्लॉक्स हैं जो करप्शन की वजह से काफ़ी स्ट्रांग हो चुके थे वो सारे ख़त्म हो जाएं। अब आज की डेट में शी जिनपिंग वर्ल्ड के और मेनली चाइना के मोस्ट पावरफुल लीडर के रूप में माने जाते हैं। लेकिन आगे चैलेंजेस क्या हैं, पावर ट्रांजिशन कैसे हो सकती है, इनको कैसे पावर से हटाया जा सकता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि चाइना में पावर ट्रांजिशन होती कैसे। जस्ट लाइक इन इंडिया, वहाँ कोई डेमोक्रेटिक पार्टीज नहीं है, ना ही वहाँ इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होते हैं जस्ट दिखाने के लिए कि हाँ इलेक्शन किए जाते हैं। लेकिन पावर एक्चुअली ट्रांसफ़र कैसे होती है, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स की एक कैबिनेट होती है, वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं और किसी एक को चूज करते हैं कि ये अगले 5 साल के लिए देश चलाएगा और उसके हाथ में पावर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इस तरह से हू जिनताओ ने 1912 में पावर ट्रांसफ़र की थी शी जिनपिंग के हाथ में, और पिछले लगातार 2 टर्म से 5-5 साल का टर्म वहाँ भी होता है, पिछले लगातार 2 टर्म से शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट हैं। अब आगे चैलेंजेस ये हैं कि इनका 10 साल का टेन्योर कंप्लीट हो गया, आगे क्या है, क्या ये पावर ट्रांसफ़र करेंगे या फिर अपने हाथ में ही सेंट्रलाइज कर लेंगे। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का ये भी एक अच्छा पहलू मान सकते हैं कि इतनी आसानी से लोग वहाँ पे पावर एक हाथ में रिटेन होने नहीं देंगे। इसके लिए ऐसा माना जाता है, पहले हम इस चीज़ को देख लेंगे। वंस द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1949, द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी हैज़ हेल्ड सोल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जो जनरल सेक्रेटरी होता है वही टॉप लीडर ऑफ पार्टी होता है, वही नेशन को रूल करता है और वही नेशनल मिलिट्री का चीफ होता है, वही सेरेमोनियल टाइटल होल्ड करता है प्रेसिडेंट का। शी जिनपिंग का जो अथॉरिटेरियन रूल है उससे वहाँ के लोग भी काफ़ी खुश नहीं हैं। जो उइगुर मुसलमानों पे जो अत्याचार कर रहा है उससे भी लोग खुश नहीं हैं। काफ़ी पॉपुलेशन है उइगुर मुसलमानों की। जब इंडिया
कि जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में कभी चाइना ने उठाया था, तब इंडिया ने भी चाइना जो उइगुर मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है उस चीज़ का मुद्दा उठाया था। तो एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं कि कुछ जब चाइना से शी जिनपिंग की लीडरशिप हटाने की बात आएगी तो या तो मिलिट्री कू लगेगा और या तो इनको खुद से अपने हाथ से पावर ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए। हमने आज देखा कैसे शी जिनपिंग ने अपनी पार्टी पे कंट्रोल किया, पूरी चाइनीज़ पॉलिटिकल अथॉरिटी को अपने हाथ में ले लिया। इसी तरह से दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरह से हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको आज का लेक्चर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको डिटेल स्टडी चाहिए, डीप एनालिसिस चाहिए, तो हम ज़रूर करके देंगे आपको। भले ही हमें टाइम लगे लेकिन हम ज़रूर करके देंगे। आप कमेंट में बताइए प्लीज़। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बोलो जय हिंद।